अध्याय 1 देख रहे हैं। संसाधन, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या हैं, संसाधन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये क्या उपयोगी होते हैं, ये हमें क्या करना चाहिए इन संसाधनों के साथ। एक कहानी से शुरुआत करेंगे। कहानी कुछ इस तरीके से है कि मोना है, राजू है, उनकी मम्मी है। मोना और राजू दोनों अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे घर को साफ करने में। इस पे मोना कहती है कि ये कपड़े हैं, बर्तन, अनाज हो गया, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सारी चीजें, हर एक चीज उपयोगी है। अम्मा कहती है हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संसाधन है। तभी तपाक से राजू पूछता है कि संसाधन क्या है। अम्मा पहले तो सोचती है, फिर कहती है कि कोई भी चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। पानी आप पीते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए घर में, स्कूल जाने के लिए रिक्शा का यूज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कॉपियों में लिखते हैं, ये सारी ही चीजें संसाधन में आती हैं। आपके पिता अभी नाश्ता तैयार कर रहे हैं, हम लोग सब्जियां लाए हैं ताजी, और ये सब्जियां भी संसाधन हैं। अब इस जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक, किताबों में क्या सारी चीजें इनमें कॉमन है? क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में अम्मा बता रही हैं? ये सारी की सारी चीजें उपयोगी हैं, इनको मैं और आप उपयोग करते हैं, इनका कोई ना कोई उपयोग है। तो किसी भी चीज का, कोई पदार्थ कह लें, वस्तु कह लें, उसकी उपयोगिता है, उसकी प्रायोज्यता है, उसकी यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है, वही इसे संसाधन बनाती है, तभी वो संसाधन कहलाता है। राजू का अब सवाल एक और आ जाता है कि आप कह रहे हैं कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बन जाती है? तो अम्मा कहती हैं ये जो सामान है, ये संसाधन तब बनती है जब उनकी कोई वैल्यू होती है, मूल्य होता है। डॉलर में हो, रुपया में हो, मूल्यवान है ये सारी चीजें, इनकी कोई वैल्यू है, इनकी उपयोगिता ही इनका मूल्य प्रदान करते हैं। जितनी ज्यादा मूल्य की चीज होगी, उतनी ज्यादा उपयोगिता हो सकती है इसकी। हीरा सोने से महंगा है। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, मूल्य का मतलब अर्थ होता है महत्व। लेकिन ये हमेशा पैसा नहीं होता। कई ऐसे रिसोर्सेस हैं, इनकी पैसे वाली वैल्यू होती है, यानी कि डॉलर्स, पैसे, इसमें आएगा। लेकिन कई ऐसे संसाधन हैं जिनकी नहीं होती। अब एक मेटल की, जैसे मैंने आपको बताया अभी, डायमंड की, इसकी वैल्यू होती है, लेकिन जैसे कोई आप मनभावन दृश्य में जाएंगे, आप मसूरी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, वहां का मनभावन दृश्य देख रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो संसाधन है, क्योंकि ये आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, आपकी आवश्यकताओं का एक कंप्लीटनेस पूरी करते हैं। यानी एक आदमी जब जाएगा किसी जगह को देखने के लिए, तो पैसा भी खर्च करेगा, होटल भी लेगा, कुछ चीजें खरीदेगा भी, उस लैंडस्केप की भी वैल्यू है। कुछ संसाधन समय के साथ मूल्यवान होते रहते हैं, यानी समय के साथ उनमें पैसों में बढ़ोतरी होती रहती है। आज नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे हो जाए। जैसे आप अपनी ग्रैंड मदर से पूछें, नानी से पूछें कि नानी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कहेंगी कि अजवाइन ले ले बेटा, अजवाइन ले ले। लेकिन अगर इसी अजवाइन को कोई पेटेंट कर लेता कि पेट के दर्द के लिए अजवाइन लीजिए, कोई मेडिकल फर्म इसे पेटेंट कर लेती, तो इसका मतलब अब वो इकोनॉमिकल वैल्यूबल हो जाएगी, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएगी। पेटेंट, जब आप पेटेंट कर लेते हैं किसी चीज को, तो आपसे लोग खरीदते हैं, फिर उसको आपके पेटेंट की रॉयल्टी मिलती है, आपको पैसा मिलता है आपको उसको। पेटेंट का मतलब ये होता है, आपका कोई विचार है दिमाग में, या आपने कोई आविष्कार कर लिया, डिस्कवरी कर ली, उसका केवल आपके पास एकाधिकार है, केवल आपके पास एकाधिकार है। ग्रैंड मदर ने तो, आपकी नानी ने तो कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि उनके पास पेटेंट नहीं था, तो इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं थी उसकी। समय और प्रौद्योगिकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक हैं जो किसी भी चीज को, पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लोगों की आवश्यकताओं और वो खुद ही अपने आप में एक रिसोर्स है। एक आदमी, चाहे राजू हो, मोना हो, ये खुद ही रिसोर्स है, क्योंकि ये लोग हैं, इनके पास विचार है, ज्ञान है, आविष्कार है, खोज कर सकते हैं, ये और भी रिसोर्स बना सकते हैं। हर एक खोज आविष्कार किसने किया? हमने तो किया।
आग की खोज नहीं होती तो हम खाना कैसे बना रहे होते? पहिया नहीं होता तो हम ना तो ट्रेन में चल पा रहे होते, ना हम हवाई जहाज में चल पा रहे होते, ना आप अपने कारों में चल पा रहे होते। पानी, केवल पानी बह रहा था, किसी ने सोचा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, टरबाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। तो उस आदमी ने सोचा ना इस चीज को, तो हमने पहिया बनाया। यानी हमारा जो ज्ञान है, विचार है, आविष्कार, इसी ने इसको मूल्यवान बनाया है। केवल पानी पानी था, लेकिन पानी अब इलेक्ट्रिसिटी बन चुका है। कहने का मतलब एक इंसान भी एक बहुत बड़ा संसाधन है जो नई चीजें खोज करता है, आविष्कार करता है। बच्चा बहुत खुश हुआ और कहता है, मम्मी मैं भी एक संसाधन हूं। माँ उसे चूमती है, गले से लगाती है और कहती है, हाँ बेटा, तू तो मेरा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जब संसाधनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संसाधन अथाह है, इन्यूमरेबल है, इन्फिनिटी है, तो जरूरी यह हो जाता है कि हम इनको वर्गीकृत कर लें, इनका क्लासिफिकेशन कर लें। मानव निर्मित कर लेंगे और प्राकृतिक कर लेंगे, और साथ में ह्यूमन, आदमी, जैसे मोनू है। तो क्या क्या कहा मैंने, उनको एक एक करके देखेंगे। ध्यान रहे, नेचुरल रिसोर्सेस, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन हमें मदर नेचर देती है, हम उसमें कोई भी संशोधन नहीं करते, चेंज नहीं करते, हम उसे वैसे ही यूज करते हैं, इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु हो गई, हवा हम सांस लेते हैं, नदियां हो गई, झील हो गई, मिट्टी हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमको नेचर ने दिया है। इसको हम जितने अच्छे से यूज करें, कुछ और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम उसको और अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि नेचुरल रिसोर्स को अगर हम औजार और प्रौद्योगिकी से यूज करें तो और अच्छा होगा। अब इसी को अगर हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, उनके विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडारों, वितरण के हिसाब से देखें, तब भी हम उन्हें और कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम विकास और उपयोग के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे कि दो वर्गों में से रखा जा सकता है, दो ग्रुप में। एक है वास्तविक संसाधन, एक्चुअल रिसोर्सेज, और एक है संभाव्य संसाधन, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो वास्तविक संसाधन क्या हुआ? एक्चुअल रिसोर्स का मतलब यह होता है जिसकी वैल्यू, जिसकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, पता होती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, हमारे पास वैल्यू पता होती है। आज हम इसका प्रयोग करें, इन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी जगह चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, वहां पर रूर एक प्रदेश है, वहां पर कोयला है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल है, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में काली मिट्टी है, इसके बहुत सारे डिपॉजिट्स है या कहें निक्षेप है। तो ये वास्तविक संसाधन है, इसकी वैल्यू हमें पता है। लेकिन हम जब पोटेंशियल रिसोर्स की बात करते हैं, संभाव्य रिसोर्सेस, इनकी हमें पूरी वैल्यू, पूरी मात्रा, पूरी क्वांटिटी नहीं पता है, और अभी इनका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इन संसाधनों का प्रयोग, उपयोग हम बाद में करेंगे। इस समय जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके की नहीं है कि हम उसको उपयोग कर पाए, लेकिन हमें पता है ऐसा किया जा सकता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लद्दाख में पाया जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि आगे चल के हम इसका उपयोग करने वाले हैं। आज नहीं कर रहे हैं, आगे चल के हम इसका उपयोग करने वाले हैं। किसी ने सोचा था 200 साल पहले, 300 साल पहले, कि हवा एक संभाव्य संसाधन होगी, कि हवा एक संसाधन ऐसी होगी जिससे हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएं, जहां हवा बहुत तेज चलती है, नीदरलैंड में आप पवन चक्कियां देखेंगे, विंड मिल देखेंगे, पवन फार्म देखेंगे। तमिलनाडु में जाएंगे तो नगर कोइल ये जगह है, गुजरात के तट पर भी आप ये पवन चक्कियां देखते हैं। तो हवा चलती है, ये इसकी विंग्स रोटेट होती हैं, पंखा, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। अब हम आते हैं उत्पत्ति पे। उत्पत्ति से वो अजैव हो सकते हैं, जैव हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। अजैव का मतलब होता है जिनमें जान नहीं है, जीवित नहीं, अजैव जीवित नहीं है। और जैव, बायोटिक मतलब होता है, इनमें बायो आएगा ना शब्द, इसका मतलब ये सजीव है, यानी ये जीवित है। मृदा, चट्टाने, खनिज ये अजैव हैं। पौधे, जंतु ये जैव संसाधन है, क्योंकि इनमें जान होती है, इंसानों में जान होती है, पौधों में जान होती है। अब हम आते हैं प्राकृतिक संसाधनों में। इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय शब्द से ही पता चलता है कि ये संसाधन जो बहुत जल्दी अपने आप को पूरा कर लेते हैं, असीमित है ये, और हम लोग जो भी करते हैं इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। जैसे सूर्य, सन तो हमेशा आएगा, हवा हमेशा चलती रहेगी, इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी पानी का, मिट्टी का, जंगल का, इसका लापरवाही से उपयोग करेंगे तो इसके जो स्टोर है वो प्रभावित हो जाएंगे। जल आपको लगता है, वाटर है, आपको लगेगा ये तो हर जगह पर है, लेकिन आप देखेंगे कितने सारे प्रदेश हैं, कितने सारे क्षेत्र हैं,
वहां पर पानी की समस्या हो गई है। 2030 में कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें पानी की कमी हो जाएगी। इनको हमें दिमाग से सोच के और लिमिटेड तौर पे उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी हमारी इन्हीं के कारण है। अनवीकरणीय, अब अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो संसाधन है जिनका भंडार जो लिमिटेड है, भंडार इनका सीमित है, लिमिटेड में है। एक बार ये खत्म हो जाएंगे ना, तो ये लाखों लाखों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं दोबारा बनने में। एक बार हमने इसको खत्म कर दिया तो सदियों लग जाएंगी इनको दोबारा बनने में। इसीलिए इनको हम अनवीकरणीय कहते हैं, क्योंकि इसका समय बहुत ज्यादा है, हजारों वर्ष लग जाते हैं इसमें। कोयल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पेट्रोल हम आज यूज कर रहे हैं, डीजल हम यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, ये तो आगे चल के खत्म हो जाएगी। संसाधनों का वितरण देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो यहां पर दो वर्गीकरण आएंगे, सर्वव्यापक और स्थानिक। यूबिक्विशियस मतलब सर्वव्यापक, हर जगह मिलेगा। स्थानिक मतलब किसी किसी जगह मिलेगा। जो संसाधन हमको हर जगह मिल जाएंगे, जैसे हवा में हर जगह मिलती है, वो तो हर जगह है, सर्वव्यापक है। किसी भी कोने में चले जाएं विश्व के, आपको सर्वव्यापक मिलेगा। पानी के अंदर भी मिलती है हवा, तभी तो मछलियां जी लेती हैं। लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर केवल वही संसाधन वहां मिलेंगे और जगह नहीं मिलेंगे। जैसे तांबा, लौह अयस्क, कोलार में जाएंगे तो आपको कोलार गोल्ड माइन से गोल्ड कोलार में मिलेगा जाके। तो हर जगह हर चीज नहीं मिलती। ये जो प्राकृतिक संसाधनों की हम बात कर रहे हैं, इसका वितरण बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे भूभाग कैसा है, जलवायु कैसी है, वहां की हाइट, ऊंचाई कैसी है, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक होते हैं। इसीलिए आप ग्लोब पे जाएंगे तो हर जगह आपको ये अलग अलग मिलेगा। कहीं आप डायमंड मिलेगा, कहीं आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, कहीं आपको पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, कहीं पानी कम मिलेगा, कहीं आपको कोई चीज मिल सकती है, कहीं आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। इसका कारण होता है भौतिक कारक, क्योंकि हर जगह का भूभाग, ज्योग्राफी, वहां की जलवायु, वहां की ऊंचाई सब कम होती है। एक शब्द आया है इसमें, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब यह होता है यह उपयोग के लिए संसाधन की मात्रा की उपलब्ध मात्रा है, जितना हमारे पास है, स्टॉक कितना है, इतना ही उपलब्ध है, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन पे। कभी कभी क्या होता है, जो प्राकृतिक पदार्थ वो तभी संसाधन बन पाते हैं जब उनका हम परिवर्तन करते हैं, उनके मूल रूप में हम परिवर्तन करते हैं, बदल देते हैं। जैसे लौह अयस्क तो कभी भी हमें पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन ये संसाधन तभी बना जब हमने ये जान लिया कि लौह अयस्क से, आयरन ओर से हम लोहा निकाल सकते हैं। इसी चीज को हम यूज करते हैं, कई चीजों को हम पुल में, सड़क में, मशीन में, वाहन बनाने में उपयोग करते हैं। तब इसे हम मानव निर्मित संसाधन कहने लगते हैं। क्या हो जाएंगे ये? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। और टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रौद्योगिकी, ये सारी हमारे मानव निर्मित रिसोर्सेज हैं। हम बनाते हैं इसे, क्योंकि मशीन अपने आप ही बन के खड़े हो जाएगी, हम बनाएंगे इसे। तो हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को लेते हैं और इसे हम अपने हिसाब से उपयोगी बनाते हैं, और हमारा इसमें दिमाग होता है, हमारी नॉलेज होती है, हमारा साइंस होता है। तो ये मोना और राजू ने भी बात मानी। मानव संसाधन, अब ये बहुत जरूरी है। मैं और आप, हम ही ह्यूमन रिसोर्स है। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो वहां पर एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, मानव संसाधन एक डिपार्टमेंट होगा। लोगों को और भी अधिक अच्छा संसाधन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनका ज्ञान बढ़ा दें, नॉलेज बढ़ा दें, उनकी हुनर कौशल बढ़ा दें, उनको टेक्नोलॉजी दे दें। तो इसीलिए मनुष्य के पास जब ये सब चीजें आ जाती हैं, वो पढ़ लिख लेता है, वो मानव संसाधन बन जाता है। एक आदमी, हम लोग स्पेशल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम भी, मैं और आप भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अगर हमको अच्छी शिक्षा दी जाए, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, तो हम भी एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुमूल्य संसाधन है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना, इसी को हम मानव संसाधन विकास कहते हैं। यानी एक इंसान, एक एम्प्लॉय की अगर हम स्किल बढ़ाते हैं, उसका कौशल, हुनर, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, हमने उसको स्किल दी, पढ़ाया, उसने वो चीज सीख ली। अब उसके पास एक और नॉलेज आ गई, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है, जिसको हमने डेवलप किया। इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर एक महिला है, उन्होंने देखा सूखे के कारण फसल खराब हो गई, विनाश हो रहा है। तो ये कहती है कि हाँ, मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये महिला इंटेलिजेंट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये बाकी लोगों को इस समस्या से निदान करने में या इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स है, इसके पास स्किल है,
शिक्षा है, इसका स्वास्थ्य अच्छा है, बीमार आदमी कभी किसी की मदद नहीं कर पाएगा, वो मदद खुद चाहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो है कंजर्विंग रिसोर्सेस, संसाधन का संरक्षण। रिसोर्सेस आपने देखा ये कम है, यहां पर हुआ ये, क्यों हमें इसे कंजर्व करना चाहिए। एक रात को मोना, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको नाइटमेयर हुआ, बहुत बुरा सपना देखा उसने। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, ना तो छाया है, न कुछ खाने पीने को है, लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ इधर उधर भाग रहे हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा सपना है उनको कि सब चीज खत्म हो गई। वो उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी क्या ये कभी हो सकता है, क्या मैंने सही सपना देखा? उनकी मम्मी कहती है, हाँ बेटा, अगर हम नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल सोर्सेज के प्रति सतर्क और सजग नहीं रहेंगे, इनको सालों साल लग जाते हैं, तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हम इसका क्या उपयोग करेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन कैसे इसका यूज करेगी। राजू का सवाल आता है कि मम्मी फिर हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है? जवाब इस तरीके से मिलता है कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, इसे संसाधन संरक्षण कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। हम आज के लिए और आगे के लिए, यानी आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखने को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एक आदमी, मैं और आप दोनों इसमें मदद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम आर रूल करेंगे, आर रूल, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करेंगे। हम ये डिफरेंस कर सकते हैं कि हम चीजों को बार बार यूज करें, रिसाइकल करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि आज जो हमारे पास संसाधन है उसका हम सावधानी पूर्वक उसका प्रयोग करें, ताकि जो आगे की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, आज की पीढ़ी तो है, आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी उनकी आवश्यकताएं, उनकी जरूरतें पूरी होती रहें। हम आज सब ना खा जाएं, आगे के लिए भी रखें। उस शाम को बच्चों ने क्या किया, उन्होंने समाचार पत्र जो थे, वस्त्र थे, बांस की डंडियां थी, उनसे थैले बनाए और उन्होंने कहा कि हम जो भी चीज़ें हैं, चाहे कागज़ हों, चाहे ये सारी चीज़ें जो वेस्ट हैं, इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेंगे, हम इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे और इसको पहुंचाएंगे लोगों के पास जिनके पास ज़रूरत है। हम सतर्क रहेंगे क्योंकि कागज़ बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। विद्युत हमारे घर में हम जहाँ रह रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम एसी, फैन, लाइट बंद कर देंगे और जल को बेकार नहीं करेंगे, वाटर। इन्होंने बिल्कुल बात की कि पानी बहुत ज़रूरी है, एक बूंद भी मूल्यवान है, नल से जो पानी टपकता रहता है वो भी। आज के बाद जो फ्यूचर है, अगर हम देखें हमारा पृथ्वी और इस निवास करने वाले यहाँ पर लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और जो परितंत्र है उसकी सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हमें नेचर कुछ दे रहा है, हमको भी नेचर को कुछ देना है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हो जाते हैं कि हमको, अगर एक लॉ है फिलीपीन में, वहाँ पर अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो 10 पेड़ लगा के आने पड़ेंगे। आप 10 पेड़ नहीं लगाएंगे तो आपको फिर आगे फर्दर एजुकेशन नहीं मिलेगी। बड़ी अच्छी बात है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितना भी, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय होने चाहिए, सस्टेनेबल। पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है उसको हमको संरक्षण करना है, डाइवर्सिटी, और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम करना है, डैमेज जो नेचुरल एनवायरनमेंट का है उसे कम से कम करना है। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट दिस कंट्री। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना है, मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना है, पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और विविधता का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का जो कमी हो रही है उसको कम से कम करना है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन हमारा करना है, और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। ये बात हुई चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।